एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज हिमानी चौहान। सो आज इस वीडियो में हम करेंगे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स। तो देखिए आप जो आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट रहेगी, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए हमारा पार्ट नंबर 4 है। इसका मतलब पहले 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हो तो सभी अपलोडेड हैं। आप लोगों को फुल मंथ करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोग वहां से बाकी पार्ट्स को भी चेकआउट कर सके। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने नए स्पेस स्टेशन के लिए पहला मॉड्यूल को लॉन्च किया है। तो आप लोग भी आंसर लगाते रहें साथ साथ में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चाइना हो जाएगा। और चाइना ने जो है वो नई स्पेस स्टेशन, क्योंकि भाई चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, उसके लिए पहला मॉड्यूल लेकर गया था। और ये जो लेके गया था उसमें रॉकेट का कौन सा यूज़ किया गया था, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का। लेकिन आपने सुना ही होगा जब ये रॉकेट वापस आ रहा था अर्थ पर तो पूरा का पूरा जो इसका कंट्रोल था वो चाइना की तरफ से खो गया था। मतलब एक तरीके से ये कंट्रोल से बाहर हो गया था और ये क्रैश भी हुआ। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कौन से रॉकेट से भेजा गया है और इसका कौन सी कंट्री ने भेजा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी क्लियर। चलिए, हाल ही में पोलैंड ने कब तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा करी है। सो देखिए भाई पोलैंड ने फैसला क्यों किया है, ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसकी प्रॉब्लम से निपट सके। तो इसके लिए कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा करी गई है, वो 2049 तक करी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा पोलैंड कंट्री भी आपको याद रखनी है और आपको ईयर भी याद रखना है। अगर हम पोलैंड की बात करते हैं तो पोलैंड की जो कैपिटल है वो है वर्सो, और यहाँ पे पॉलिश जिलोटी जो है वो यहाँ पे क्या चलती है, करेंसी चलती है। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली इसी तरीके से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सऊदी अरेबिया। तो देखो सऊदी अरेबिया ने एक इनिशिएटिव लिया है ताकि हम जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपट सके। उसके लिए इन्होंने हरित पहल की शुरुआत की। इसका मेन उद्देश्य होगा कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण को कम करना, और किस तरीके से हम जो मरीन लाइफ है, समुद्री जीवन है, उसको संरक्षित कर सकते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल रियाद है, और यहाँ पे सऊदी रियाल जो है वो करेंसी चलती है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, पोर्तुगल। ठीक है, सो इस ब्रिज की अगर हम बात करें तो टोटल इस ब्रिज की जो लंबाई है वो है 516 मीटर, और ये 175 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर बनाया गया है, जो कि सबसे लंबा पैदल चलने वाला पुल है। ध्यान रखिएगा कंट्री कौन सी है, पोर्तुगल, और पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन, करेंसी यहाँ पे चलती है यूरो। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, अमेरिका के द्वारा। और ये जो प्रोजेक्ट है देखिए अमेरिका का जो कैलिफोर्निया डेजर्ट है वहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा। वहाँ का लगभग 2000 एकड़ लैंड पर इसको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है हमें कि ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, अमेरिका में। और प्रोजेक्ट का नाम अगर पूछ लिया तो क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6, हाल ही में कौन सा देश नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ है। तो आंसर सऊदी अरेबिया। बिल्कुल, देखिए सऊदी अरेबिया इसमें शामिल हुआ है। इससे पहले इसमें देखो यूएसए भी शामिल है, इसमें कतर, कनाडा और नॉर्वे, इन्होंने मिलकर ही इस फोरम की शुरुआत की थी। मतलब क्या है, देखो नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जितना भी आप लोग कार्बन को एमिट कर रहे हो एनवायरनमेंट में, उतना आप कार्बन जो है वो वहाँ से हटा दो, ताकि जो नेट एमिशन है वो ज़ीरो हो पाए। तो इसी में ही सऊदी अरेबिया ने इस फोरम को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली कौन सी स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट जिसका नेम है पार्कर सोलर प्रोब, उसने अभी हाल ही में नेचुरल रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया है प्लैनेट वीनस से। याद रखिएगा भाई कौन से प्लैनेट की बात हो रही है यहाँ पर, शुक्र ग्रह की। यान का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। अब बताना है ये कौन सी स्पेस एजेंसी का है। तो भाई ये किसका है, तो ये बिल्कुल नासा का है। नासा इज द करेक्ट आंसर। तो ऑलमोस्ट देखिए 30 वर्षों में
पहली बार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से शुक्र ग्रह का वायुमंडल नापा गया है, जहाँ पे पाया गया कि इसकी परत में जो है वो चार्ड पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रिकली चार्ड पार्टिकल्स हैं और इसको पकड़ा गया है रेडियो सिग्नल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका नासा। अगला क्वेश्चन है, इबोला के प्रकोप के समाप्ति की अभी हाल ही में घोषणा किसने करी? तो देखो अभी इबोला आउटब्रेक अभी हाल ही में ख़त्म हो गया है फाइनली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। तो ये 12वां आउटब्रेक था और इसके समाप्ति की बात अभी घोषणा करी है। इबोला की बात करते हैं, देखो 1976 में सबसे पहले ये वायरस जो है वो डिस्कवर हुआ था। उसके बाद 2014-16 का वो टाइम था जहां पर सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, तो कोंगो से इसको फाइनली क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन सी कंट्री ने करी? तो देखो जो भी आजकल मीटिंग्स हो रही है ना, जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स है वो आप एग्जाम के लिए समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी? इटली ने करी। मेन इसका देखो पर्पस क्या था, देखो टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है ना, तो इसका मेन पर्पस भी ये है कि हमारा जो टूरिज्म बिजनेस है, क्योंकि कोविड के चक्कर में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, किस तरीके से हम उसको दोबारा से पटरी पर ला सकते हैं, किस तरीके से उसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात की गई। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट करे? तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर और टूरिज्म है, कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास ये मिनिस्ट्री है, इन्होंने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सा एडिशन है? तो इस बार जो एडिशन हुआ है ये इसका 16th एडिशन हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल फ्लावर 400 क्या है, जो कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा खबरों में रहा? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है और बेसिकली देखो ये शिप का यूज़ क्या होगा, ये मराइन पोल्यूशन यानी जो समुद्री प्रदूषण है ना उसका ये अध्ययन करेगा और जितना भी पानी में प्लास्टिक से उसको एनालिसिस करने का काम करेगा। काफ़ी ये एडवांस्ड शिप है और ध्यान रखिएगा, और इसका नेम पूछ सकते हैं एग्जाम में, मेफ्लावर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु विल पार्टिसिपेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन दी G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? तो इंडिया की बिहाफ में इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? तो भाई एस जयशंकर, इनके पास है फॉरेन मिनिस्ट्री। और ये जो मीटिंग हुई है ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? यूनाइटेड किंगडम में। तो ये दोनों तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं कि कहाँ मीटिंग हुई, इंडिया की तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट किया। और ध्यान रखिएगा इंडिया के अलावा इसमें और भी कई कंट्रीज़ हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, एशियान की जितनी कंट्रीज़ हैं उनको इन्वाइट किया गया एज अ गेस्ट इंडिया के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ क्लियर द फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल? तो आपको पता होगा कि भाई देखो जो डीजल है उसमें हम जो खाने वाला जो कुकिंग ऑयल है ना उसको मिश्रण करने की उसकी बात कर रही हैं, उसी को ही भाई उसकी पहली आपूर्ति को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो आंसर यहाँ पर होगा धर्मेंद्र प्रधान। मेन पर्पस यही होगा कि हम जो एडिबल ऑयल है उसको कलेक्ट करें और उसे कन्वर्ट कर सकें इनटू द बायोडीजल। ओके, तो कुकिंग ऑयल आपका यूज्ड भी हो सकता है, वो भी इसमें काम करेगा आसानी से। तो ये एक तरीके का समाधान है, ऑल्टरनेटिव मेथड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। अगला है, हाल ही में सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST, अब IGST क्या होता है? IGST की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो हमारा GST है उसी का ही एक कंपोनेंट होता है IGST। ठीक है, जो राज्यों के बीच हम कोई भी अगर गुड्स या सामान को भेज रहे हैं तो IGST जो है वो टैक्स उस पर लगता है। इसको 28% से घटाकर कितना कर दिया है? वो भी किस चीज़ पर किया था? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर किया गया था। तो ये कितना किया गया? 12% किया गया। ये हमेशा के लिए नहीं है, ये जो लागू होगा ये 31 जुलाई तक रहेगा, उसके बाद वापस से 28% इस पर टैक्स लगेगा। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि 28% तो है और ये रहेगा भी, बट कुछ टाइम के लिए 12% किया गया है। अगला है, MK स्टालिन अभी रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन सी स्टेट के? तो देखो जो भी आपका एग्जाम होगा ना, अगर कोई भी नए चीफ मिनिस्टर, कोई नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ज़रूर इसको पढ़ के जाएं। तो MK स्टालिन बने हैं अभी तमिलनाडु के नए CM। और अगर हम यहाँ पे गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तो ये आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखिएगा।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, देखो कोविड हेतु ड्रोन प्रयोग की अनुमति किसको मिली। तो देखो कोविड के टाइम पे जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, वैक्सीन की डिलीवरी कर सकते हैं, उसके लिए तेलंगाना की गवर्नमेंट ने ड्रोन की परमिशन मांगी थी, क्योंकि ड्रोन से क्या होगा ना, बहुत इजीली बहुत रैपिडली हम वैक्सीन्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये परमिशन इनको दी गई और लगभग इनको 1 मंथ की अराउंड परमिशन मिली थी कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। यहाँ के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव, और तमिलसाई सौंदरराजन जो है वो यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन से राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन के वेस्टेज को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सेस की नियुक्ति करने का फैसला किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। ये स्पेशली ट्रेन नर्सेज होंगी जिनको स्पेशली ट्रेन भी किया जाएगा कि आप किस तरीके से ऑक्सीजन की वेस्टेज को रोक सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सके, सेव कर सके। याद रहेगा बिल्कुल, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र में इसको शुरू किया। नेक्स्ट देखो कौन से राज्य की सरकार ने गांव में विलेजेस में कोविड रोगियों की पहचान करने के लिए 5 दिन का कैंपेन वहां पर लॉन्च किया था। तो आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ये कैंपेन 9 मई तक ही चला था और इस कैंपेन में देखो स्पेशली गांव में पहचान की गई, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है कि यूपी में अभी इलेक्शंस का टाइम भी चला था, तो हो सकता है कि कोविड का संक्रमण फैले, तो गांव में अगर हम पहचान कर लें तो इसके संक्रमण को रोक सकते हैं। तो इसी के लिए ही यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया। 19 क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन विच स्टेट। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर उनके स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने। ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सिक्किम होगा। ये जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि भारत ने एक लक्ष्य भी रखा हुआ है 2022 तक का। वो लक्ष्य क्या है कि हम 2022 तक 175 गीगावाट की जो अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके उत्पादन को हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए सिक्किम में जो हार्नेसिंग प्लांट लगाया गया है, ये काफ़ी हेल्प करेगा इस लक्ष्य तक पहुँचने में। सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमंग यहाँ के सीएम है, और गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करी। तो अभी रिसेंटली उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। और अगर हम इसकी बात करें, देखो इसमें स्पेशली इसमें क्या है, देखो स्पेशली ये एक आप कह सकते हो कि जर्नलिस्ट के लिए शुरू की गई है। यहाँ पे क्या होगा, जर्नलिस्ट को बेनिफिट्स दिया जाएगा। ये स्कीम एक तरीके से उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी 2 लाख रुपए तक का, क्लियर। और इसको जो गोपबंधु हैं उनके नाम पर इसको शुरू किया गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार या किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार आर्टिकल 311 का उपयोग किया गया। अभी हम बात करेंगे कि आर्टिकल 311 क्या है। देखो आर्टिकल 311 का मतलब ये है कि अगर हमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको उसके रैंक अगर कम करनी है या उसको उसके पद से हटाना है। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट किसी को हटा दोगे, रीज़न होगा बिल्कुल, अगर वो देश के विरोध में कोई काम कर रहे हो, ऐसा चीज़ें कर रहे हो जो हमारी कंट्री के लिए हार्मफुल है, तो ऐसा किया जा सकता है आर्टिकल 311 का यूज़ करके। तो पहली बार इसको जम्मू कश्मीर में यूज़ किया गया। वहाँ पे एक गवर्नमेंट टीचर हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो काफ़ी सारी वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जिसके कारण उनको उनके पद से हटाया गया है। ठीक है, तो आंसर याद हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ रिजर्व्ड अ हॉस्पिटल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। आपको पता है कि भाई कोविड का टाइम चल रहा है। देखिए कोविड के टाइम से अब जहाँ पे कोविड पेशेंट है उस हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं ले जा सकते, क्योंकि काफ़ी उनके लिए खतरा हो सकता है। तो उनके लिए ही अलग से कुछ हॉस्पिटल को रिजर्व किया गया ताकि उनका इलाज वहाँ पर चल सके। और इसको अगर हम बात करें शुरू किसने किया, तो इसको यूपी की गवर्नमेंट ने शुरू किया। अगला है, देखो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया। तो पर्वत धारा योजना में होगा जो ऐसे वाटर लेवल हैं जो बहुत नीचे हो गए हैं, मतलब जिनका पानी का लेवल बहुत नीचे पहुंच चुका है, वापस से उनके पानी के लेवल को बरकरार करना, जल स्तर को बढ़ाना इसका मेन पर्पस है। और अगर हम बात करें कौन सी स्टेट ने इसे शुरू किया, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश का आप लोग ध्यान रखो, एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पहली बार हींग की खेती की गई है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ऑल्सो यहाँ पर भांग की खेती को लीगल किया गया कि भाई भांग की खेती लीगलाइज अब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसको चैलेंज किया गया? भाई वो चैलेंज दी गई वहाँ के उच्च न्यायालय में, तो ये कौन सा राज्य होगा? ये राज्य है छत्तीसगढ़। अब ऐसा इनकी पॉलिसी में क्या था? इनकी पॉलिसी जो थी ना वो ऐसी थी कि भाई पहले हम उन लोगों को वैक्सीन्स लगवाएंगे जो बीपीएल या एपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके अदर फैमिलीज़ का नंबर आएगा। बट कोर्ट ने कहा कि भाई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किस चीज़ में? वैक्सीनेशन में भाई, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन तो हर किसी के लिए इक्वल है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो इसी के लिए ही छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट है वहाँ पे इसको चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा कि आप इस पॉलिसी को तुरंत ही बंद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य की सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त आहार योजना शुरू करी? इसमें देखो रोगियों को मुफ्त आहार दिया जाएगा और इस स्कीम की शुरुआत जो है वो भोपाल से, यानी मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल से ही इस स्कीम की शुरुआत की गई। इसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 3 मई को ये हर साल जो है वो मनाया जाता है। क्लियर? थीम आप देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए आप लोग थीम सभी डेज की याद करके ज़रूर जाइएगा। अगला है विच इंडियन रेगुलेटरी बॉडी, कौन सी भारतीय नियामक संस्था है जिसने नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ज्वाइन किया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आरबीआई, बिल्कुल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन मतलब ये जो एक तरीके का नेटवर्क है ये भी क्लाइमेट को लेके ही है। ओके कि फाइनेंशियल सेक्टर में हम किस तरीके से क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, मतलब क्लाइमेट रिस्क का जो मैनेजमेंट है किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, आप इस तरीके से समझिए इस चीज़ को। तो इसमें देखो अगर हम ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो टोटल इसमें 83 सेंट्रल बैंक्स कनेक्टेड हैं। अब इसमें आरबीआई भी जुड़ा है। आरबीआई जो है वो इसकी फॉर्मेशन हुई 1935 में और आरबीआई का अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है रिसेंटली अमिताभ चौधरी दोबारा से बनी है एमडी और सीईओ, लेकिन कौन से बैंक के, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की शुरुआत कब हुई? 1993 में शुरुआत हुई। इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पे मिलेगा? तो मुंबई में मिलेगा। आई होप सो रिवीजन बढ़िया से चल रहा होगा। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं बीच बीच में वीडियोस लाती रहूँगी करंट अफेयर्स की, ताकि आप पिछला बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, अगला है देखो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021। ये जो ऑर्डर मतलब ये जो अवार्ड है ना, ये जापान का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसको 1875 से शुरू किया गया। और ये किसे दिया गया भाई? ये श्यामला गणेश को दिया गया। और ये दिया जाता है कि आप जापान की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको कितना प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए ये प्राइज़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है? तो हर साल ये दिन जो है वो मनाया जाता है 4 मई को। तो देखिए जो फायर फाइटर्स हैं वो किस तरीके का सेक्रीफाइस करते हैं लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, उसी चीज़ को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए या उनके योगदान को एक तरीके से सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 31। देखिए अभी बताना है चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन कौन बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के? तो यहाँ पर आंसर रहेगा प्रफुल्ल चंद्र पंत। क्लियर? नेक्स्ट, हाल ही में कौन से संस्था ने कोविड लोन बुक शुरू किया है? तो कोविड लोन बुक शुरू किसने किया है? तो ये आरबीआई ने ही शुरू किया है। और इसके अंदर मतलब एक तरीके की लिक्विडिटी विंडो है, टैप लिक्विडिटी विंडो है। और इसमें आपको इसमें बैंक जो है वो इजीली लोन असिस्टेंस मतलब एक तरीके से लोन प्रोवाइड करेगा जो वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं या कोई इंपोर्टर है या कोई लैब है, पैथोलॉजी लैब है, हॉस्पिटल है, तो इजीली बैंक के द्वारा उनको लोन इसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक अनदर डजन स्टोरीज। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि भाई बहुत सारी डजन स्टोरीज़ हैं, तो बहुत सारी सत्य स्टोरीज़ हैं, तभी तो इतनी सारी है ना। ऐसे आप बना सकते हो। तो सत्य से आपको याद रहेगा सत्यजीत रे इस बुक के क्या हैं? ऑथर हैं।
हाल ही में स्नूकर में चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बनी है? देखो ये चौथी बार बनी है। अगर हम इनकी पहले की बात की तो पहले ये 2014 में बनी, फिर 2016 में भी बनी, फिर 2017 में भी बनी और अब 2021 में भी ये वर्ल्ड चैंपियन बनी है। और इनका नेम क्या है? मार्क सेल्बी इनका नेम है। ये भी याद रखिएगा कि चौथी बार बनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये दिल्ली से अभी रिसेंटली कहाँ पर शिफ्ट की गई है? सो इसे शिफ्ट किया गया है यूएई में, क्योंकि इंडिया में पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। आपको पता है ना, आईपीएल भी शिफ्ट कर दिया गया है, यूएई में ही होगा भाई जितने भी आईपीएल के मैचेस बचे हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी चरम सीमा पर कोविड इस टाइम चल रहा है। अगला है रिसेंटली पोर्शे टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021, इसका खिताब किसने जीता है? तो भाई अब की बार ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं और पहली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जिन्होंने सिंगल्स में ये टाइटल जीता है और इनका नेम है एशले बार्टी। याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स भाई मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ काफ़ी बार। तो पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स भाई कौन जीते हैं? लुइस हैमिल्टन, ये ब्रिटेन कंट्री से हैं और ये कौन सी कंपनी की कार चलाते हैं? सो ये मर्सिडीज़ की कार चलाते हैं। इसी में मैक्स वर्स्टैपिन जो है वो सेकंड प्लेस पर रहे हैं। तो याद रखिएगा पोर्तुगीज़ वाला किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। अगला है यावेरी मुसेवेनी कौन से देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये छठी बार बने हैं, अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युगांडा। युगांडा जो कंट्री है वो कहाँ पे पड़ती है? आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। क्लियर? चलिए उसके बाद है ग्रेट प्रॉफिट। ये भाई देखो एक एक्सरसाइज का नेम है ग्रेट प्रॉफिट। अब बताना है कि ये एक्सरसाइज किसने आयोजित करी है? तो ये एक्सरसाइज आयोजित किसने करी थी? ईरान ने आयोजित करी थी। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने इस युद्ध को जो है वो फाइनली अंजाम दिया था। और इस युद्ध के दौरान ही डजन्स ऑफ मिसाइल, बहुत सारी मिसाइल एक साथ हवा में फायर की गई थी, लॉन्च की गई थी फ्रॉम द डेजर्ट एरिया। याद रखिएगा, याद आएगा कुछ? एक बार आपने देखा होगा फोटो, बहुत सारी मिसाइल्स एक साथ ही जो है वो हवा में जा रही थी। तो इसी एक्सरसाइज के दौरान ये सब किया गया। और ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहाँ पे करेंसी चलती है ईरानियन रियाल। अगला है देखो हाल ही में सिंध प्रांत में भारत के किस, देखो अब हाल ही में तो नहीं रहा, सिंध प्रांत में भारत के किस मंत्री का पोस्टर लहराया गया और वहाँ पे आज़ादी की मांग की गई? तो देखिए सिंध प्रांत, सिंध जो प्रोविंस है, प्रांत है, ये अपना एक अलग ही होमलैंड चाहते हैं, सेपरेट। तो भाई इन्होंने अपनी आज़ादी की मांग करी और इसमें इन्होंने जो पोस्टर लहराया वो मोदी जी का पोस्टर लहराया था। तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट रहेगा वो नरेंद्र मोदी रहेगा। नेक्स्ट देखिए हाल ही में किस देश के युवाओं में भारी बेरोजगारी के कारण सरकार के खिलाफ अशांति शुरू हुई है? भाई देखो पहले से ही वहाँ पे बहुत सारे जो यूथ है वो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे। ऊपर से कोविड आ गया, उसके कारण और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो वहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा हो गया। और ये कहाँ की बात हो रही है? तो ये ट्यूनीशिया की बात हो रही है। 42 क्वेश्चन है, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट ने रिजाइन किया था अपनी पोस्ट से? तो ये कौन से देश के हैं? ये नीदरलैंड के हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा चाइल्ड केयर सब्सिडीज से जुड़े मामलों में इन्होंने इस्तीफा भी दिया था, बट बाद में इनको अपॉइंट भी किया गया। ये भी याद रखिएगा, बाद में यही प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि इनका जो इल्ज़ाम था, इन पे जो आरोप लगा था वो सिद्ध नहीं हो पाया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कौन से देश ने शाहीन थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो देखिए शाहीन थर्ड की मिसाइल है पाकिस्तान की और इसका सफल परीक्षण किया गया। तो इस मिसाइल को कहाँ पे टेस्ट किया गया ये भी तो पूछ सकते हैं। तो बलूचिस्तान में गाजी खां एक जगह है, वहाँ से इसका टेस्ट किया गया। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2750 किलोमीटर की इसकी कैपेसिटी है। क्लियर? या फिर आप इसको रेंज बोल सकते हैं। कौन से राज्य की सरकार ने ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया? तो इस रेडियो स्टेशन का नाम भी क्या रखा गया? देखो रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ये इस रेडियो स्टेशन का नाम था। और यूथ में और भी अपने टैलेंट को शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी देने के उद्देश्य से ही इसको शुरू किया गया था। ऑल्सो ये रेडियो स्टेशन हेल्प करेगा कि हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर हिमाचल प्रदेश है, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन को बढ़ाने में और लोगों तक पहुँचाने में। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। सृष्टि गोस्वामी देखिए बताना है एक दिन की
सीएम बनी थी ये कौन से स्टेट की? तो देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब सेलिब्रेट होता है? तो 24 जनवरी को। इसी दिन इनको एक दिन का सीएम बनाया गया था उत्तराखंड स्टेट का। ठीक है, गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए, एक तरीके से गर्ल्स के अंदर जज्बा पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। और क्योंकि बाकी गर्ल्स भी देखेंगी तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ हमें भी इस मुकाम पर पहुंचना है, तो उसके लिए हमें एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा? ड्रैगन फ्रूट आपने इसको देखा होगा, पिंक पिंक सा कलर का रहता है। सो गुजरात की गवर्नमेंट ने भाई इसका नाम ही चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि चाइना वालों से तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हमारी गुफ्तगू चल रही है, तो उनका नाम हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो एक कमल की तरह देखने में लगता है, सुंदर कमल जैसा, तो इसका नाम गुजरात की गवर्नमेंट ने कमलम रखा है। कौन से राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया? तो आई होप सो सभी को याद होगा, जो फार्मर्स कीवी को ग्रो करते हैं उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से, उनका उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इस मिशन को शुरू किया गया। और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में देखो अभी नए सीएम भी बने, उनका नेम क्या? तीरथ सिंह रावत, याद रखिएगा। हाल ही में किस ने आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। इनके पास ऑल्सो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है। स्पोर्ट मिनिस्ट्री के अलावा इनको चार्ज दिया गया, जब तक इसके कोई मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होते तब तक जो है वो ये इसको संभालेंगे। अगला है इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम, यानी पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, इसे कहाँ पे शुरू किया गया? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा केरला इज द करेक्ट आंसर। अगला है किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? देखो सोमनाथ जो टेम्पल है उसका जो ट्रस्ट है, जो पूरी उसकी टेम्पल की जितना भी इनकम हो या आप कह लो जितना भी वहाँ पे दान पुण्य होता है या जितना अरेंजमेंट होता है वो उसके द्वारा ही किया जाता है। तो इसके चेयरमैन के रूप में भाई नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर चुना गया। तो यहाँ पे आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देखो आरबीएल बैंक के बताना है सीईओ के रूप में जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विश्ववीर आहूजा। इनको दोबारा से भी आरबीएल बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया, तो याद रखिएगा। अगला है देखो कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगी थी? अभी तो बहुत टाइम हो गया बट आपको याद होना चाहिए क्योंकि पहले भारतीय हैं तो पूछ सकते हैं इनका नाम है इनका मनीष कुमार। तो इनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई थी। ओके, सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस, यानी जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके लिए बाइक एम्बुलेंस, इसका नेम है रक्षिता। इसको डेवलप किसने किया है? तो देखो यहाँ पे डीआरडीओ सीआरपीएफ इन्होंने संयुक्त रूप से इसे डेवलप किया है। तो आपका आंसर जो लगेगा ना एग्जाम में जाके वो बोथ वाला लगेगा। तो ये बाइक एम्बुलेंस है, देखो कहीं पे कोई मुठभेड़ हो जाए छोटी सी तो इजीली हम बाइक के रास्ते से आसानी से जा सकते हैं ना, जल्दी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी उद्देश्य के साथ इसको डेवलप किया गया। अगला है देखो बुक का नेम है अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। इस बुक के ऑथर की बात करें तो ये बुक लिखी गई है विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैं काफ़ी बार बुक्स एंड ऑथर्स आपको करवा चुकी हूँ ट्रिक की हेल्प से, ताकि आप लोगों को चीज़ें एग्जाम में याद रहें। अगला है देखो हाल ही में किसने महिला सिंगल्स में योनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? तो इसे किसने जीता है? इसे जीता है कैरोलिना मारिन ने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भाई ये तो देखो आज के हमारे 55 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर अप करी है। ऐसे ही बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आती रहेगी। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए आप लोग आंसर करके ज़रूर बताइए कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की? हेनले के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? और ये भी बताएगा कि इसी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो आए तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें।